brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी राजनीति में हिस्सेदारी हो या संसाधनों पर अधिकार की बात हो, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 60% होनी चाहिए। लेकिन बिहार का लेनिन कहे जाने वाले समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद नारा दिया करते थे, 100 में 90 शोषित और 90 भाग हमारा है। 90% में वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को भी साथ में जोड़ते थे। जगदेव प्रसाद एक और बात भी कहते थे कि हिंदुस्तानी समाज 2 ही भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक और 90% शोषित। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सभी बातें जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर कही जाती थी। इन सारे नारों या कहें बातों का निचोड़ ये था कि जिस जाति की जितनी आबादी है उसका उतना हक होना चाहिए। इसी जातिगत प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना की मांग पिछले कुछ समय से जोर पकड़ रही थी और इसी क्रम में बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी कर दिया है। पिछले कुछ समय से कई राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना कराने की मांग लगातार उठाई है, लेकिन विपक्ष नहीं, एनडीए के भी कई सहयोगी दल भी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग करते रहे। इसलिए आज दिन की बड़ी खबर में इसी जातिगत जनगणना पर बात होगी। बिहार सरकार के आंकड़ों में क्या निकल कर आया, इसके मायने क्या हैं और इस पर राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, ये सब जानने का प्रयास किया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बिहार में जाति आधारित जनगणना में क्या निकल कर आया है, उन आंकड़ों को पहले मोटे तौर पर आप जान लीजिए, फिर जातिवार आए आंकड़ों को भी हम बताएंगे। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी है, जिसे राज्य में ईबीसी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। इनकी आबादी 36% है बिहार में। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी है 13,07,25,000। इसमें बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासी भी हैं। इनकी संख्या है करीब 53,72,000, यानी 53 लाख लोग बिहारी हैं जो बिहार की सीमा से बाहर रहते हैं। सीमा के भीतर रहने वाले लोगों की संख्या है 12,53,00,000। सर्वे के मुताबिक कुल आबादी में पिछड़े वर्ग की संख्या है 3,54,63,000, यानी 27.12%। अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी है 4,70,80,000, यानी 36%। अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय जिसे कह दिया जाता है, उसकी आबादी है 2,56,89,000, यानी 19.65%। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी आबादी है 21,99,000, यानी 1.68%। एक कैटेगरी है अनारक्षितों की, जो तथाकथित अगड़ी जाति के माने जाते हैं। इनकी आबादी है, फॉरवर्ड कास्ट भी कह दिया जाता है, 2,02,91,000, यानी 15.52%। पहले ये बताते हैं कि जातिगत सर्वे की ये पूरी प्रक्रिया कैसे की गई, कैसे उसको अमल में लाया गया। जातिगत जनगणना पर जो आंकड़े अब आए हैं, उनकी शुरुआत, उन्हें कंप्यूट करने की शुरुआत करीब 4.5 साल पहले हुई थी। बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना यानी सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित किया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 राजनीतिक दलों की सहमति से यह फैसला लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराएगी। इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना कराने की मंजूरी दे दी। यहाँ ये भी बता दें कि तब इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी थी। इसके कुछ दिनों बाद जदयू और बीजेपी की दिशा अलग अलग हुई थी और फिर एक नया अलायंस बना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये आंकड़े प्रकाशित हुए। इससे न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसका जो कराया गया पूरा का पूरा रिजल्ट आया, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 16 भाई 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16%
और 1% से थोड़ा कम 1%। अब बढ़ करके बढ़ा है ना, आज देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। जातिवार आंकड़े आने के बाद राजनेताओं ने क्या कहा, अब आप वो भी सुनिए। कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहें कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीज़ें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। बीजेपी तो बुनियादी तौर पर इसके विरोध में है, क्योंकि संघ परिवार जातीय आधार पर जनगणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी भी खिलाफ है, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, हालांकि अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन वो भी इसके खिलाफ है। तो वैसी परिस्थिति में उनका विरोध करना वो नेचुरल है। अब बताते हैं कि ये जाति सर्वे पूरा हुआ कैसे। 2 चरणों में किया गया इसे। पहले चरण में ये सर्वे मकानों के जरिए हुआ। इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण किया गया, उनको नंबर में लाया गया और लिस्ट बनाई गई उनकी एक टेबल में। फिर दूसरे चरण में राज्य के सभी नागरिकों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। 5 अगस्त 2023 को इस जातिगत सर्वे का काम पूरा हो गया था। सर्वे में बिहार में कुल परिवारों की संख्या 2,83,44,000 मिली। इस सर्वे के दूसरे चरण में परिवारों से कई तरह के सवाल पूछे गए। कुल 17 सवाल थे, जिनका संबंध उम्र, लिंग, धर्म, जाति के अलावा किस सदस्य ने कहां तक पढ़ाई की है, परिवार के लोग करते क्या हैं, उनके पास खेती की ज़मीन है या नहीं, ज़मीन और मकान की पूरी जानकारी, कुल आमदनी वगैरह पर भी सवाल पूछे गए। राज्य सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य था कि इससे लोगों की पूरी जानकारी मिलने पर सरकार को नीतियां बनाने और योजनाओं का लाभ बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में 200 से ज़्यादा जातियां अलग अलग वर्गों में कैटेगराइज्ड हैं। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक राज्य में यादव समाज 44%, भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.66%, कुर्मी 2.87%, मुसहर 3%, तेली समाज 2.81%, मल्लाह समाज 2.60% है। चूँकि जातियों की लिस्ट काफ़ी लंबी, हमने बताया करीब 200 जातियां हैं, इसलिए एक साथ सभी को पूरा हम यहाँ नहीं रख पा रहे हैं। जाति के ये आंकड़े जो आ गए हैं उनके मायने क्या हैं, इसे अब आप विशेषज्ञों से समझिए। इसका श्रेय बिहार सरकार लेना चाहेगी और आपको मालूम है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है और दोनों पार्टियां कई समय से काफी समय से इस बात का डिमांड कर रही हैं कि देश में ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। वो इसका श्रेय लेंगे और इन आंकड़ों के सहारे कम से कम केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि देश भर में ऐसी जनगणना हो। और साथ ही साथ अब जब आंकड़ों के सहारे ये पता लगने लगा है कि ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, केंद्र सरकार पर इस बात का भी दबाव बनाएंगे कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है उसका भी कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। जरूरत क्या पड़ी, हमारे इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे आप, तो जब नेशनल की जो पॉलिटिक्स हाल के लास्ट 10 इयर्स में अगर आप देखें, मतलब खास करके अब 14 ऑनवर्ड करें, कट ऑफ अगर लें, तो सोशलिस्ट पार्टी के पास क्या था? सोशलिस्ट पार्टी रिजर्वेशन की बात करती थी, सेकुलरिज्म की बात करती थी, तो वो दोनों मुद्दे धीरे धीरे खत्म हो गए। तो बिहार में जो दो सोशलिस्ट पार्टी, एक तरह से लास्ट सिटाडेल है ना, फाइनल फ्रंटियर, जैसे स्टीव वाओ आए थे ना, बोलते थे कि बिहार ये इंडिया फाइनल फ्रंटियर है, हराना, लगातार जीत करके आ रहे थे।
तो ये सोशलिस्ट का फाइनल फ्रंटियर यहीं बीजेपी ने हरा पाई है। बगल के उत्तर प्रदेश जीत गई है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में यहाँ इनको हराना मुश्किल हो गया है। पावर शेयर उन्होंने किया है इनके साथ, नीतीश कुमार के साथ, लेकिन सोशलिस्ट ग्रुप के 90 से लेकर के अभी तक है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को लगा, बाद में जो कि जब आरजेडी साथ में आया तो उन्होंने बैक किया। और वही नहीं, बीजेपी की पार्टी यहाँ भी, बीजेपी ने केंद्र में भले ही विरोध किया हो लेकिन यहाँ सपोर्ट किया। पहली बार ऐसा हुआ होगा बहुत कम मुद्दे पर कि सारी 10 पार्टी ने यूनानिमसली दोनों हाउसेस में पास किया, दोनों लेजिस्लेचर में, काउंसिल में और असेंबली में दोनों पास किया। और प्राइम मिनिस्टर से मिलने जो डेलीगेशन जाती है उसमें बीजेपी के जनक राम पार्ट होते हैं, भले ही सपोर्ट नहीं किया। तो दे टैक्टफुली सपोर्टेड इट एंड नाउ वांट क्रेडिट कि हमको भी इक्वल क्रेडिट हमने किया है उसको। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अब कोटा बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसका एक एक्सटेंशन लेंगे, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हमारी पॉलिटिक्स इनका चले बने तो हो जा रहा है कि दे दो। वो 27% पर नहीं मान रहे हैं। इनका प्रेमाइस अब होगा कि सबसे बड़ा टेक अवे इस सर्वे का है ईबीसी का परसेंटेज 36.01 आना, 36.01% आना, दैट्स ह्यूज। उसको आप ओबीसी के 27% से ब्लॉक कर दें, इट कम्स टू 63%। जब रिजर्वेशन दिया गया था 1931 की जनगणना के आधार पर, कि 52% का प्रेमाइस था कि वो उसी हिसाब 27% कंसिडर किया गया मंडल कमीशन के आधार पर। तो अब ये कहेंगे कि क्वांटम जंप है बिहार के हिसाब से, 11% का जंप है, 63% ओबीसी, क्योंकि अब केंद्र में तो हम ओबीसी नहीं करते हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 है, इट्स ओबीसी। तो ओबीसी ब्लॉक इन बिहार इज 63%, इट्स ह्यूज। तो अब जो बिहार की पॉलिटिक्स होगी, हो भी रही थी बहुत सेंस में, वो ईबीसी की तरफ ग्रेविटेट करेगी। भले ही इसके कोई नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता नहीं है, क्योंकि ईबीसी में 130 के करीब जातियां हैं, मल्ला के नेता मुकेश सहनी हैं, तो उस प्रकार छिटपुट है, लेकिन अब उनकी तरफ ग्रेविटेट कर रही है। और ये वो ब्लॉक है जिसको कि अब सीमा क्या कहते हैं, कोसी की तरफ उसको पचपनिया बोलते हैं, 5 घर इधर 5 घर उधर, लेकिन इनका क्लब करेंगे तो इट कम्स टू 36%, विच इज ह्यूज नंबर, बिगेस्ट सोशल ब्लॉक हो गया बिहार में एक तरह से। और ये डिसाइडर होते हैं, ये बैलेंस टिल्टर भी होते हैं, डिसाइडर भी होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग वोटर्स। और ये ऐसा वोट ग्रुप है जिसको नीतीश कुमार भी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया है, बीजेपी भी पोस्ट नरेंद्र मोदी के राइट कल्टीवेट करती जा रही है, आरजेडी भी एक हिस्सा चाह रही है। तो ये सारी जो लड़ाई होगी सबकी अपनी अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइडेड है, ये लड़ाई 36 के लिए होगी। इसी सर्वे में एक और डेटा आया है धर्म का। बिहार में किस धर्म के कितने लोग हैं ये भी आप जान लीजिए। हिंदुओं की आबादी है 10,71,92,000 यानी 81.99%, 82 कह सकते हैं। मुस्लिमों की आबादी है 2,31,49,000 यानी 17.70%। बौद्ध हैं 1,11,000 यानी 0.08%। ईसाई आबादी है 75,000 यानी 0.05%। एक और दिलचस्प बात यह है कि जाति सर्वे का ये डेटा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से सिर्फ एक दिन पहले आ गया है। इस पूरे अभियान को कानूनी चुनौती दी गई थी। खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के पास जातिगत जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। जनवरी में सर्वे शुरू होने के बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हालांकि 20 जनवरी को कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इनमें मेरिट नहीं मिल रहा है। याचिकाओं में हाई कोर्ट जाने की उन्हें सलाह दी गई थी अगर राहत चाहते हैं तो। फिर मामला पटना हाई कोर्ट गया। 4 मई 2023 को हाई कोर्ट ने इस जाति सर्वे पर अंतरिम रोक भी लगाई थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट का हवाला दिया फिर और कहा कि राज्य सरकार को जाति सहित हर तरह की गणना और सर्वे कराने का अधिकार है। बिहार सरकार ने सर्वे शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया। फिर 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जाति सर्वे कराना वैध और पूरी तरह कानूनी होगा। फिर इस फैसले को एक सोच एक प्रयास नाम के एक एनजीओ समेत कई संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और केंद्र ने विरोध करते हुए सेंसस एक्ट 1948 का हवाला दिया कि केंद्र सरकार ही इस तरह से जनगणना करवा सकती है, राज्यों को इसका अधिकार नहीं। वहीं बिहार सरकार ने भी कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट वाली दलील को दोहराया जो हाईकोर्ट में उन्होंने दी थी। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बिना कोई आदेश जारी नहीं करेगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर तय की थी। साथ ही जातिगत सर्वे के आंकड़े को प्रकाशित करने से रोकने की मांग भी नहीं मानी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले सरकार ने आंकड़े जारी भी कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि ये जातिगत जनगणना की मांग उठी कहां से। कई विपक्षी दल हैं जो जातीय जनगणना की मांग केंद्र से करते रहे हैं, कर भी रहे हैं। उनका तर्क है कि जातियों की जनगणना होने से उन तक योजनाएं पहुंचाने और अधिकार दिलाने में आसानी होगी। हालांकि एक पहलू राजनीतिक वोट बैंक का भी है। जानकार बताते हैं कि यही वो पहला मुद्दा है जो बिहार में नीतीश और तेजस्वी को साथ ले आया। चुनावी राजनीति में अक्सर आप विश्लेषण पढ़ते होंगे कि फला क्षेत्र में इस जाति समूह के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोगों को टिकट मिला। जाहिर सी बात है, इसके राजनीतिक निहितार्थ को अलग नहीं किया जा सकता है। बिहार की पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने भी पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना को लेकर कैंपेन शुरू किया है। लगातार केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है पार्टी। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक नारा दे दिया, जितनी आबादी उतना हक। इस नारे के साथ राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। 17 अप्रैल को कर्नाटक के हुमनाबाद में जो रैली हुई थी उसमें राहुल ने कहा था कि हमें पता करना होगा कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो उन्हें ताकत कैसे दी जाएगी। जब 2011 में हमारी सरकार थी, हमने जातीय जनगणना करवाई। पूरा का पूरा डेटा सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी डेटा पब्लिक नहीं कर रहे हैं, छिपाया हुआ है उन्होंने। दिल्ली की सरकार को मालूम है कि ओबीसी की आबादी कितनी है, लेकिन वो बता नहीं रही। अब ये भी समझ लेते हैं कि बिहार से जो आंकड़ा आया है उससे भविष्य में क्या चीजें बदल सकती हैं, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। देखिए, आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में मुझे लगता है ओबीसी के इर्द गिर्द राजनीति तेज होगी। जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ और महिला आरक्षण बिल में विपक्षी पार्टियों ने जब ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की डिमांड की, तब बीजेपी बैकफुट पर जाती दिखाई पड़ी और बीजेपी ने इस बात का हवाला दिया कि उनके कितने सांसद ओबीसी समुदाय से हैं, कितने मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, कितने केंद्रीय मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं। मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी पहली बार एक तरह से बैकफुट पर जा रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ओबीसी समुदाय के लोगों की बड़ी हिमायती बीजेपी है, न कि रीजनल पार्टियां। अब जब ये आंकड़े सामने आए हैं तो कम से कम रीजनल पार्टियों को और खासकर जेडीयू और आरजेडी को एक हथियार मिला है और वो ये कह सकती है कि हमारे बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हम दोनों पार्टियों की सरकार है और ये पहला राज्य है जिसने कास्ट सेंसस किया, आंकड़े जारी किए। तो दो तरह से राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी पर दबाव बनाया जाएगा और कम से कम इस बात को लेकर जनता के बीच में जाने की कोशिश होगी कि ओबीसी समुदाय के वोटरों के साथ नाइंसाफी हुई है। कई दशकों तक पहले उन्हें आरक्षण नहीं मिला, उसके बाद जब आरक्षण दिया गया तो उनकी जितना अनुपात है पॉपुलेशन में उससे कई गुना कम दिया गया। और जब महिला आरक्षण बिल पास किया गया और उसमें इस बात की डिमांड की गई कि कम से कम ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया जाए, उसे भी नजरअंदाज किया गया। तो कुल मिला के एक पैकेज नॉन बीजेपी पार्टी या आप कहें रीजनल पार्टियों के हाथ लग गया है। अब सवाल यह है कि इसको वो जनता के बीच में इस संदेश को कैसे ले जाते हैं। सब इस बात पर निर्भर करता है कि 2024 में वो इसका कितना फायदा उठा सकते हैं या ये मुद्दा कितना धारदार हो सकता है 2024 के चुनाव में। नेशनल पॉलिटिक्स में इमीडिएटली असर देख रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक प्रेशर माउंट करेगा एनडीए पर कि आप नेशन वाइड कास्ट, अभी आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला भी इस बात को कि भाई आप नेशन वाइड क्यों नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में सोशलिस्ट ग्रुप काफी एक स्ट्रांग ग्रुप है, तो और किसी को ये हर्ट भी नहीं करेगा कि पुश करें कि आप ये चीज करें। तो कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर थोड़े से बैकफुट पर होंगे और स्टेट ने सर्वे करा करके पब्लिश नहीं किए। वो सर्वे ले आए, इनका इकोनॉमिक पार्ट अभी नहीं आया है, अभी जस्ट द कास्ट पार्ट आया है, नंबर्स आए हैं, तो फिर इकोनॉमिक पार्ट भी धीरे धीरे वो बताएंगे वो सर्वे में। तो एक तरह से वो प्रेशर में रहेंगे कि भाई अगर सर्वे में बुरा क्या है, और इस सर्वे का लिमिटेशन ये है, इट इज नॉट सेंसस। सर्वे का लिमिटेशन ये है कि इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द सेंटर। सेंटर की जो पॉलिसी होगी वो इस सर्वे के, दे वुड नॉट गो बाय दिस सर्वे। स्टेट अपनी जो पॉलिसी प्रोग्राम्स है उसमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा प्लान्स, पॉलिसी, प्रोग्राम, स्कीम लेकर के नीतीश कुमार गवर्नमेंट आए जिसके कारण से वो बैकफुट पर आए। तो ऑफ कोर्स इट विल हैव ए रिवर्बरेशन इन नेशनल पॉलिटिक्स, नो डाउट अबाउट दैट। एक मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट तो हो गया ना, एक राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में ये बनने की तरफ अग्रसर है ये मुद्दा। जुलाई 2021 में संसद के भीतर मौजूदा सरकार ने जातीय जनगणना का सवाल
उससे पूछा गया था, सवाल था कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। सरकार का लिखित जवाब आया कि सिर्फ SC और ST को ही गिना जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी OBC जातियों को गिनने का कोई प्लान है नहीं अलग से। कहने का मतलब ये कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टियां होती हैं या गठबंधन होते हैं, चाहे NDA हो या UPA हो या जो बाकी ब्रांड के गठबंधन है, जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी करते रहे जब वो सत्ता में होते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो जातिगत जनगणना को मुद्दा बना लेते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले जातिगत जनगणना के इतिहास को भी थोड़ा समझना चाहिए। अंग्रेज़ों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था और आखिरी बार ऐसा हुआ 1931 की जाति आधारित जनगणना में, यानी जब जनगणना हुई थी तब जाति वाला सवाल भी पूछा गया था। 1931 के सेंसस में 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिक नहीं किए गए। इसकी वजह से तब के जनगणना कमिश्नर MW यीट्स ने कहा था कि पूरे देश के लिए जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाया था। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया, यानी 1951 से पहले 1947 में आज़ादी आई। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया, यानी अंग्रेज़ों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव हुआ। जनगणना का यही तरीका कमोबेश अभी तक चला आ रहा है। संविधान लागू होने के साथ ही SC और ST के लिए आरक्षण शुरू हुआ। फिर पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी। अब पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, कैसे इस वर्ग का उत्थान हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया था। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। जाति के आंकड़ों का आधार था 1931 की जनगणना। हालांकि कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या फिर आर्थिक। कुल मिलाकर यह आयोग इतिहास की एक घटना भर रहा। पिछड़ों को लेकर कोई नीतिगत बदलाव यह आयोग करवा नहीं पाया। अब आइए 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। आयोग ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1990 में VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की बात करती थी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था, देश भर में प्रदर्शन हुए, मामला कोर्ट भी गया। कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना, लेकिन कहा कि अधिकतम सीमा होनी चाहिए 50%। इसके बाद 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया, या जो किया उसे मंडल पार्ट 2 कहा गया। इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटीज़, IITs, IIM वगैरह मेडिकल कॉलेजेस में भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले दाखिले में। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ। 2010 में फिर आकर जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे OBC नेताओं ने जोर शोर से मांग उठाई, लेकिन तब कांग्रेस भी आनाकानी कर रही थी, जो तब पावर में थी। मार्च 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री P चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था कि जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना कराने का अनुभव, ये ट्रेनिंग नहीं है। यानी तब ट्रेनिंग का बहाना बनाया। हालांकि UPA सहयोगियों के दबाव के बाद मनमोहन सरकार को जाति जनगणना पर विचार करना पड़ा। 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी। इसने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना को नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सरकार ने 4800 करोड़ रुपए खर्च कर जनगणना करवाई। जिले वाइज पिछड़े जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया भी गया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केंद्र सरकार आज तक ये आंकड़ा जारी नहीं कर पाई है। ना UPA ने पब्लिक किया, ना NDA ने पब्लिक किया।
तो ये था आज का दी ललन टॉप शो। जैसा कि आप दर्शक जानते ही होंगे कि ये एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। एक शो में सारी चीज़ों को, सारे आर्गुमेंट्स को संकलित करना मुश्किल है। हम लगातार इस विषय पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, जैसे जैसे हमारी समझ इस मामले में बेहतर होती रहेगी, आप आने वाले बुलेटिन्स में फिर इस टॉपिक को डिस्कस होते हुए देखेंगे। अब हम विदा लेते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उस पर दी ललन टॉप परिवार इन दोनों महापुरुषों को करता है नमन। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।